नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 924। मगरबी बंगाल में असेंबली इलेक्शन शुरू हो गई है और शतरंज की बिसात की तरह खिलाड़ियों ने भी अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं। जहां हम लोग को सीधा दिखाई दे रहा है कि इस बार पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। वहीं पर हम लोग ये देख रहे हैं कि आसनसोल उत्तर में टीएमसी को घेरने के लिए दो माटी कैंडिडेट उतारने की बात चल रही है। आज आइए तृणमूल कांग्रेस के एक कद्दावर नेता अभिजीत खटक और बीजेपी के कद्दावर नेता जितेंद्र कुमार तिवारी से बात करते हैं और जानते हैं उनकी रणनीति क्या है। जगह वही है, चेहरा वही है, लेकिन बदला है तो झंडा का रंग बदला है। लोग जो हैं वहाँ के स्थानीय लोगों का हम लोगों ने दौरा किया, वहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो लोग जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो झंडा को लेकर के वो लोग ये हैं कि नहीं, हम लोग का चेहरा जो है, हम लोग चेहरा देख करके वोट देंगे। झंडा अलग जगह पर है, चेहरा अलग जगह पर है। तो भैया इस पर लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हर आदमी को ज़िंदगी में जब बेटर ऑप्शन मिले तो उसको अवेल करना चाहिए। नौकरी में भी यदि आप नौकरी कर रहे हैं, उससे बेटर नौकरी मिले, आप वहाँ चले जाएंगे। समाज सेवा में भी यही है कि जहाँ आपको ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा, कोई भी राजनीतिक आदमी उस जगह जाने का प्रयास करेगा। तृणमूल कांग्रेस में मैं था और तृणमूल कांग्रेस ने मुझे जो क्षमता दिया था उसके अनुसार मैंने पांडेसर के लोगों का सेवा करने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उससे बेटर ऑप्शन है जनता का सेवा करना। एक ऐसी सरकार बंगाल में बनने जा रही है जो सरकार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देगी, बल्कि उद्योग धंधे कैसे आए, कल कारखाने कैसे आए और बेहतर सुविधा लेकर। 18 वर्ष लड़कियों की उम्र होगी तो 2 लाख रुपया होंगे। केजी से पीजी तक बच्चियों के लिए मुफ्त में पढ़ाई। सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं का आरक्षण। जो विभिन्न भत्ता मिलता है वो 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपया करना। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जनता को दिलाता हूँ। तो जनता को बेटर ऑप्शन दिलाने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना उचित समझा। और ये कोई कानून विरोधी काम भी नहीं है। हमारा संविधान इसकी हमें अनुमति देता है। एक वोटर को भी ये अनुमति देता है कि वोट देने से पहले वो परखें कि वो किसे वोट देना चाहते हैं। राजनीतिक व्यक्ति को भी ये ऑप्शन देता है हमारा संविधान कि आप किस राजनीतिक दल के साथ जुड़कर ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, वो चुनाव आपका है। तो वो मैंने वो ऑप्शन चुना, इसमें कोई गलत कुछ नहीं। भैया जो आपका जो पांडेश्वर क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं जानते हैं, सारा आपका जाना हुआ आपका क्षेत्र है, लोग आपको पसंद करते हैं। तो भैया अगर आप भाजपा के प्रतिनिधि हैं, आप जीत जाते हैं, तो जो बचा हुआ काम है उसको कौन ऐसा काम है जो वहाँ ज़रूरी है? देखिए, आज से 5 साल पहले जब मैं वहाँ गया था तो मूल पांडेसर की समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर। रोज बम, गोली, खून, मर्डर, यही सब होता था। इलाके में रास्ता घाट, पानी, इसका व्यवस्था नहीं था और इंडस्ट्री भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 5 वर्षों में मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत कंट्रोल किया। आप पिछले 5 वर्षों में बम गोली का जो कहानी था, काला अध्याय था, वो पांडेसर में करीब करीब बंद हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम मैंने किया, रास्ता, ड्रेन, लाइट, पानी, ये सब हुआ है। अब जो अगला पड़ाव है वो है कि वहाँ पर कैसे इंडस्ट्री लाया जाए। तो इंडस्ट्री लाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में है। और इस बार यदि मौका मिलता है तो हम लोग छोटे बड़े कल कारखाने वहाँ पर लाकर बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, बेरोजगारों को कैसे काम मिले, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप मुफाद परस्त पॉलिटिशियन हो। जब आपको पता चला कि टिकट आपका तृणमूल से कट गया तब आपने बीजेपी में ज्वाइन किया। देखिए, एक आदमी जिसको पार्टी ने मेयर रखा, एक आदमी जिसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, एक आदमी जिसे जिला का सभापति बनाया, उसका टिकट तृणमूल काट रहा था। ये यदि कोई कहता है तो ये कह के वो खुश है। मैं तो कहूँगा कि लालटेन लेके वो लोग ढूंढते रहे हमको कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। आपने देखा होगा कि मेयर से मुझे किसी ने हटाया नहीं, मैंने खुद वो कुर्सी छोड़ी। जिला सभापति से किसी ने हटाया नहीं, मैंने वो खुद वो कुर्सी छोड़ी। और 1 महीना तक वो लोग इंतजार करते रहे कि फिर आ जाइए, फिर आ जाइए, फिर आ जाइए। मैं नहीं गया, तब 1 महीने बाद उन्होंने दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दी। तो कहने के लिए चुनाव के पहले कोई भी कुछ भी करते रहे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हकीकत क्या है, लोग जनता जानती है। आसनसोल में हम लोग देख रहे हैं कि MIM भी इलेक्शन में कूद पड़ी है। क्या उनके आने से इलेक्शन और दिलचस्प हो जाएगा? देखिए, इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता को ये अधिकार है। हाँ, ये बात सच है कि ममता बनर्जी के पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर, वो लोग जो माइनॉरिटी वोटर हैं उनको अपनी जागीर समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके लिए कुछ काम करे ना करे, उर्दू कॉलेज बने ना बने,
बेरोजगारों को नौकरी मिले ना मिले 2 रोटी फेंक देंगे और वो हमको वोट दे देंगे। वो दिन अब होने वाला नहीं है। माइनॉरिटी जो लोग हैं वो लोग भी बहुत सचेत हो चुके हैं, उसमें पढ़े लिखे लड़के अब आगे आए हैं, वो भी अपना अधिकार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल उन्हें वोट बैंक के रूप में ना यूज़ किया जाए, समाज में जीने के लिए, माथा सर ऊंचा करके जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। तो ये सारे सपने लेकर माइनॉरिटी जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए आने वाले दिन में क्या। भैया, जैसा कि आपके जिस वक्त आप पांडेश्वर के विधानसभा के आप एमएलए थे और महानगर निगम के आप मेयर थे, तो माइनॉरिटी काफ़ी आपके साथ थे। अगर भी आप जीत जाते तो माइनॉरिटी पांडेश्वर के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, मेरा जो बचपन से ही जो हम लोग अपने माइनॉरिटी जो दोस्त हैं उनके साथ ही पले बड़े हुए हैं, तो कोई राजनीतिक बंदिश ऐसी नहीं है जो एक भाई से भाई का रिश्ता तोड़े, वो रिश्ता हमेशा बना रहेगा। हम लोगों ने देखा कि जब आप थे मेयर तो आपने उर्दू के लिए बहुत काम किया, आपने कॉर्पोरेशन में उर्दू एकेडमी भी कायम की, बंगला भी की और हिंदी भी किया, लेकिन आपके चले जाने के बाद ये एकेडमी सब खामोश हो गई। तो क्या आपके जाने के बाद उर्दू की जो रफ्तार थी तरक्की करने के बाद थोड़ा धीमा पड़ा आसनसोल में? देखिए, ये तो आसनसोल की जनता इसका फैसला करेगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी शहर की उन्नति के लिए, किसी भी राज्य की उन्नति के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप उर्दू को दबा के इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। हर भाषा के लोग, जो भी लोग हैं, सारे लोगों की तालीम की व्यवस्था होनी चाहिए। जो उर्दू भाषी हैं उनको भी उनके अंदर जो सोच है उसको जनता के बीच में आए, इसकी तो व्यवस्था होनी चाहिए। उर्दू भाषी लोग केवल गैरेज में काम करेंगे और केवल आप जब चुनाव आएगा तो 399, 402 में उनको जेल में भर देंगे, ऐसा तो नहीं चल सकता। उनके लिए उनको डॉक्टर बनाना होगा, इंजीनियर बनाना होगा, प्रोफेसर बनाना होगा, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी का सपना है कि यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, यही तो मोदी जी का सपना है। इसको भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर वोट बांट कर या रोक कर किसी समाज का उन्नति नहीं किया जा सकता। इस बार जो पांडेशन का रिजल्ट हो रहा है उसमें क्या जीत का मार्जिन आपका बढ़ेगा या घटेगा? अब ये देखिए, ये तो जनता पर, जनता सर्वोपरि है, वो जो निर्णय लेगी उसको मानना है। और हर कोई जीत की सपना लेकर ही चुनाव में जाता है। मैं भी गया हूँ, 5 साल मैंने जनता के साथ काम किया है, जनता के साथ रहने का प्रयास किया है। अब बाकी निर्णय जनता पर छोड़ते हैं, वो जो चाहेगी वही करेगी। थैंक यू। इस बार इन लोगों के आने से वोटों पर कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव होगा? देखिए, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट, मलय घटक ने जो डेवलपमेंट आसनसोल में किया है, ये डेवलपमेंट का ऊपर वोट होगा। और भाजपा का जो भी प्रार्थी, जहां हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर इसी तरह का प्रार्थी को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है चारों तरफ। और लोग इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, इनका किस तरह का छवि है ये लोगों तक पहुंच चुका है। और जो MIM या ISF का जो कैंडिडेट है, ये भी लोग जान गए हैं कि ये भाजपा का ही B और C टीम है। भाजपा ही इन लोगों को खड़ा कर रहा है और भाजपा ही इन लोगों का जितना भी फंडिंग है इलेक्शन का, सब कुछ यही लोग कर रहा है। तो अब पब्लिक सब कुछ जान गया है, खास करके बिहार वोट के बाद, कि इन लोगों को भाजपा ही खड़ा करता है वोट काटने के लिए। जैसा कि केंद्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता बंगाल का दौरा कर रहे हैं और वो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, और इधर में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना एक आह्वान कर चला रही हैं और यहाँ के स्थानीय लोग एक देश की बेटी को चाय, ये दादा इसमें क्या लगता है? देखिए, देश में जिस प्रदेश में, राज्य में कमल खिला था, वहाँ तो मुरझा गया। अभी नया कहीं कमल नहीं खिलेगा। अभी ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरह से 10 साल से काम कर रही हैं लोगों के लिए, जिस तरह से उन्नति बंगाल में हुआ है, तो जोड़ा फूली खिलेगा। और पिछले 2016 में हम लोग को जो सीट मिला था 2 से 11, इस बार उससे ज़्यादा सीट लेके ममता बनर्जी तीसरा बार के लिए चीफ मिनिस्टर बन रही है। इसी तरह एक और चीज़, जैसे कि आसाम में EVM को लेकर के जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, EVM पर जो लोग विश्वास करते थी, देश की जनता विश्वास करती थी, आज EVM जो है एक मसला बन करके लोगों पे घूम रहा है कि क्या आने वाला समय क्या होगा? देखिए, हम लोग पिछला कई साल से ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर का वोट हो,
और ईवीएम को जो इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इससे हम लोग पूरा देश का जितने भी हम लोग विरोधी दल है, ये सभी चाहते हैं कि फिर से बैलेट पेपर से वोट होने से अच्छा है। मुलायम घटक तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और कहा जाता है कि इनकी माइनॉरिटी में एक अच्छी पकड़ है, तो क्या ये मुलायम घटक को घेरने के लिए दो माइनॉरिटी कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है? हो सकता है, क्योंकि बंगाल में कहीं भी कोई भी असेंबली में आईएसएफ और एमआईएम एक साथ में कैंडिडेट नहीं दिया है, आसनसोल छोड़ के। तो लेकिन जो भी है, इन लोगों का जो भी कोशिश है, ये कामयाब कभी नहीं होगा, क्योंकि आसनसोल के लोग मलय घटक के साथ है और साथ रहेंगे। दादा, हम लोगों ने पुरुलिया के इलेक्शन को देखा, रघुनाथपुर के इलेक्शन को देखा, जहां जहां माइनॉरिटी एरिया है वहां पे हम लोगों ने देखा कि मशीन को बहुत स्लो कर दिया गया या फिर मशीन खराब हुआ। आसनसोल रेल पार भी माइनॉरिटी का बहुत एरिया है, तो क्या वहां पे जब पोलिंग शुरू होगा या फिर अगर मशीन खराब हो जाती है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी वोट इस बार तृणमूल कांग्रेस को जा रही, तो उसके लिए क्या स्टेप आप लोग ले रहे हैं? देखिए, कहीं भी हो, माइनॉरिटी इलाका हो, मेजोरिटी इलाका हो, सभी जगह में हम लोग इलेक्शन कमीशन से ये हम लोग लेटर किए हैं उनको कि कोई भी जो आपका मशीन है, ईवीएम है, ये सही तरह से चलना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि बहुत तरह के कोशिश ये लोग कर रहे हैं, सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, सब एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी ये लोग करें, कामयाब नहीं होगा। कुछ लोग कर रहे हैं कि मुलायम घटक को वॉक ओवर मिल गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ा टक्कर है दोनों का, क्योंकि एमआईएम को खड़ा होने से एक फैक्टर हो जाएगा। आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन हम लोग इलेक्शन का तरह ही लड़ेंगे। और ये तो आज आसनसोल का सामने साफ हो गया है कि बीजेपी और एमआईएम का जो गठबंधन है, ये हम लोग देख रहे हैं। कैंडिडेट जो आज एमआईएम डाल रहा है, इसमें भी हम लोग का साफ हो गया है कि वो जो बीजेपी का कैंडिडेट है पांडवेश्वर का, उनका खास आदमी है। तो इससे आज सबका सामने में हम लोग ये खुलासा हो गया है कि बीजेपी और एमआईएम, ये आईएसएफ, ये सब एक साथ में मिलके बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं।